हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम यानी कि दिसंबर 2024 या जो कि जनवरी 2025 में आपका हो सकता है के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें अभी हम सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसकी ऑलमोस्ट लगभग सभी क्लासेस यानी कि 14 क्लासेस हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और आज आपकी होने वाली है क्लास नंबर 15 और टॉपिक रहने वाला है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य में पढ़ेंगे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है सीडीपी की, बता देता हूँ किन किन एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो ये सीटेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, ठीक है, जे टेट यानी कि झारखंड टेट हो, एमपी टेट, राजस्थान टेट, केवीएस, DSSB और भी सभी एग्ज़ाम्स जिसमें सीडीपी आपकी पूछी जाती है, सभी में ये क्लास आपकी काम आएगी। वैसे हमने थंबनेल पे लिख दिया है ऊपर कौन कौन से एग्ज़ाम में काम आने वाली है, लेकिन सबको लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सभी टेट एग्ज़ाम में जिसमें सीडीपी पूछी जाती है ये यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आ जाइए फटाफट। अभी 2-3 लोग ही दिख रहे हैं मुझे, 3 लोग दिख रहे हैं ऑनलाइन। आ जाइए, 5-6 लोग तो डेली रहते ही हैं, 6-7 लोग तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। ठीक है, कमेंट पे आप कम ध्यान दें क्योंकि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, टैक्सोनॉमी से, ब्लूम टैक्सोनॉमी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, कल किसी के कमेंट थे 1-2, तो मैंने रिप्लाई कर दिया था, उसमें कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दिया था, जो किसी की कोई समस्या थी। आ जाइए फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लास है, टाइमिंग 4:45 रहता है डेली। आपकी 4:45 PM क्लास शुरू हो जाती है, तो आप वेट ना करें कि आपके लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज आएगा। आप लगभग 4:35 के आसपास आप फ़ोन अपना हाथ में ले लीजिए, ये मोबाइल या लैपटॉप जो भी है, और अपना क्लास का वेट कीजिए। ठीक है, कई बार यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ भी नहीं पाता है। फ्रेंड्स, हम सीडीपी की ऑलमोस्ट 20 क्लासेस करेंगे, 20 क्लासेस में पूरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा, कोई चैप्टर रह जाता है तो वो चैप्टर को निपटाएंगे, प्लस सीडीपी के सभी प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, PYQs, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका दोनों ही लेवल के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग डिसाइड कर लीजिए, कल भी मैसेज आ रहे थे कि सीडीपी के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप हिंदी पढ़ते हैं तो दोनों ही लेवल के लिए वो हो जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 वाले बच्चे दोनों ही देख सकते हैं। लेकिन आप यदि पढ़ते हैं SST तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पेपर 2 वाले बच्चे पढ़ेंगे, केवल पेपर 1 वाले बच्चे बैठ जाएंगे आराम से। तो आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, कमेंट में मैसेज करके कि कौन सा सब्जेक्ट सीडीपी के बाद आपको पढ़ना है, या फिर क्लास के बाद में एक पोल लगा दूंगा, पोल में आप कर देंगे कमेंट कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसके बाद, कौन सा सब्जेक्ट आप इसके बाद पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें हिंदी डाल दूंगा, मैं हिंदी डाल दूंगा, और आपका EVS डाल दूंगा। ठीक है, SST डाल दूंगा। तो जो जिसके ज़्यादा पोल आएंगे वही सब्जेक्ट हम कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, क्लास नंबर 15 होने वाली है आपकी। तो ये फ्रेंड्स जो क्लास है, ये है शिक्षा के उद्देश्य, क्या होते हैं उद्देश्य शिक्षा के। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रीन को, थोड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। जब कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका नेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन होता है उसमें। तो यही इसका मतलब बताया गया। शिक्षा ग्रहण करके उसको तर्क वितर्क करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर ज्ञान उसका बढ़ जाता है। ठीक है, उसका व्यवहार
चेंज हो जाता है। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य शिक्षा के बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो अनुदेशात्मक उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सबके अंदर मिलेगा। और अनुदेशात्मक जो उद्देश्य होता है विशिष्ट उद्देश्य होता है एक प्रकार का। अब ये क्या होते हैं अनुदेशात्मक और सामान्य उद्देश्य, इनको हम डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, आपका आ जाता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। फ्रेंड्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य को ही कक्षागत उद्देश्य, जो हम कक्षा से ग्रहण करते हैं, या फिर विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। ये विशिष्ट होते हैं, ठीक है। इसकी प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक होती है। इसकी प्रकृति होगा फ्रेंड्स, ये इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। हर बच्चे को उसके हिसाब से प्राप्त होती है, ठीक है। सबको सेम नहीं प्राप्त होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग प्राप्त होंगे, उसके हिसाब से। और जो इसका नेचर होता है मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक इसका नेचर होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर। आवाज़ आ रही है तो एक बार यस कर देंगे, क्योंकि कई बार पूरी वीडियो हो जाती है ख़त्म और आवाज़ नहीं आ पाती है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग एक बार यस कर दीजिए कमेंट में, जल्दी बताइए, यस कर दीजिए। आवाज़ आ रही है क्लियर? क्लियर है मेरी आवाज़? यस कर देंगे कमेंट में। चलिए ठीक है, यस, ठीक है, ओके, आ रही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम सामान्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य में क्या बताया गया है? यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते। सामान्य जो उद्देश्य होते हैं प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते, बल्कि कब प्राप्त होते हैं? शुरू से लेकर लास्ट तक, अभी देखेंगे। बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक पढ़ते रहने से प्राप्त होते हैं। समझ गए आप? सामान्य उद्देश्य कब प्राप्त होते हैं? पहली कक्षा से लेके हम स्टार्ट करते हैं और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तक जब हम पढ़ते हैं तो जब प्राप्त होते हैं सामान्य उद्देश्य। लेकिन जो अनुदेशात्मक या फिर कक्षात्मक या फिर उद्देश्यात्मक या विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, वो कब प्राप्त होते हैं? वो बालक को, प्रत्येक बालक को उसके हिसाब से प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये 2 चीज़ें? अब बात कर लेते हैं जो सामान्य उद्देश्य हैं, इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी कि विशिष्ट उद्देश्य हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि जो अनुदेशात्मक उद्देश्य थे, वो एक थे मनोवैज्ञानिक BS ब्लूम। उन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए थे। वो कौन से? अनुदेशात्मक यानी कि विशिष्ट। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ, अनुदेशात्मक उद्देश्य को BS ब्लूम ने 3 प्रकार का बताया है, ठीक है। BS ब्लूम ने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इधर उधर ध्यान नहीं करेंगे और बीच में वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं, मैंने देखा ऑनलाइन जुड़ जाएंगे और बीच में से फिर गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना। एक बार आप जुड़ जाते हैं, कोई भी काम है आप उसको पहले निपटा लीजिए। 4:45 आपको बैठना है क्लास लेने के लिए। 4:45 से लेके कितनी बड़ी क्लास रहती है? ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, 40 मिनट। 40 मिनट से अधिक की क्लास होती नहीं है, ठीक है। इतनी देर तो मैनेज कर सकते हैं 24 घंटे में। एक बार बैठ रहे हैं तो बीच में ऑफलाइन ना हो, ठीक है। इससे क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, कई सारी चीज़ें छूट जाएंगी, समझ में भी नहीं आएंगी। और इतने अक्लमंद आप हैं नहीं, एक बार क्लास करके दोबारा उसको वीडियो को देख लेंगे। कोई नहीं देखता दोबारा, एक बार भी नहीं देखते हैं। कोई होगा 1-2 बच्चा के एक बार देख लेता है प्रॉपर, दोबारा कोई नहीं देखता। तो BS ब्लूम ने 3 उद्देश्य बताए थे। नंबर 1 संज्ञानात्मक उद्देश्य, संज्ञान यानी कि ये जो आपके दिमाग से रिलेटेड होता है। भावनात्मक उद्देश्य, जो आपकी भावना से, इमोशन से रिलेटेड होता है। तीसरा मनोगामक उद्देश्य, ठीक है। मनोगामक क्या होता है? मनोगामक होता है फ्रेंड्स जो आपके जैसे उसमें हाथ की उंगलियों का यूज़ करते हैं, पैर का यूज़ करते हैं, ठीक है। शरीर की फिजिकली रूप से होता है ये मनोगामक, ठीक है। गामक मतलब गति, शारीरिक गति से। तो इसके इन सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे हम एक एक करके। चलिए ऊपर कर लेते हैं स्लाइड थोड़ी सी। फ्रेंड्स BS ब्लूम ने ये तो बताया था कि 3 उद्देश्य होते हैं, लेकिन ये जो तीनों उद्देश्य होते हैं, तीनों उद्देश्य को दिया अलग अलग। इनको जो डिस्क्राइब किया था वो अलग अलग लोगों ने किया था। किस किस ने किया था वो भी बताएंगे। तो पहला हमने उद्देश्य कौन सा पढ़ा है? संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, जो आपके दिमाग से रिलेटेड होता है। तो ये दिया था BS ब्लूम ने। इसके बारे में जो BS ब्लूम ने बताया था क्या? इसे व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहते हैं।
व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? जब कोई दिमाग से रिलेटेड चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं? दिमाग में चिंतन करते हैं, ठीक है ना, सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। तो इसको संज्ञानात्मक उद्देश्य को व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहते हैं। इसे ब्लूम ने 6 भागों में बांटा था, इसके 6 पार्ट हैं। तीनों ही जो उद्देश्य हैं तीनों के 6-6 भाग हैं, आपको वो याद करने हैं बहुत अच्छे से। मैंने चित्र भी बनाया आपके लिए, इमेज भी लगाई है PDF में, अलग से भी लिखा है, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आप तुरंत पिक कर लें। चलिए देखते हैं कौन कौन से 6 भाग हैं। अभी क्या ध्यान करने वाली बात है, जो BS ब्लूम ने 3 उद्देश्य दिए हैं अनुदेशात्मक, उसमें नंबर 1 संज्ञानात्मक जो उद्देश्य है वो BS ब्लूम ने दिया है और इसको व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, कौन कौन से 6 होते हैं। नंबर 1 ज्ञान, नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका ज्ञान यानी कि नॉलेज, ठीक है। नंबर 2 पे समझ बूझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉम्प्रीहेंसिव। नंबर 3 पे अनुप्रयोग, अनुप्रयोग इंग्लिश में बोल देंगे एप्लीकेशन। नंबर 4 पे आ गया आपका विश्लेषण, विश्लेषण और फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन, ठीक है। विश्लेषण का मतलब है एनालिसिस और संश्लेषण का मतलब है इंग्लिश में सिंथेसिस और मूल्यांकन को बोलते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। हालांकि इनके बारे में डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है यहाँ, इसको भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखा है जो जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इनके बारे में, ये इसके बारे में लिखा है, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन दे देंगे और पूछेंगे बताइए किस उद्देश्य में वो आता है, ठीक है। तो क्या करना है, इनको याद कर लेना है, या फिर इनसे इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। फ्रेंड्स लगता है कि PDF में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है? देखिए लिखा है ज्ञान, यहाँ ये ज्ञान, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है नीचे, तो यहाँ मुझे लिखना था ज्ञान, ठीक है। ये ज्ञान कहाँ लिखा गया? यहाँ पे लिखा गया, ज्ञान विषय वस्तु का ज्ञान, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो नंबर 1 पे आपका क्या आता है? ज्ञान। नंबर 1 पे ज्ञान आता है। अब ज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आपके? आपको ज्ञान कैसे होता है? जब आप किसी चीज़ को याद करते हो, जब आप किसी चीज़ को रट लेते हो, ठीक है। जैसे कोई सूत्र है, ठीक है, कोई सूत्र है आपने रट लिया, ठीक है, आपने कोई चीज़ रट लिया, आपने कोई चीज़ याद कर ली, सूत्र है कोई आपने, ठीक है। पहचान करना, आपने किसी चीज़ की पहचान कर ली यानी कि आपको याद है वो चीज़। ये सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी? ज्ञान के। नंबर 1 है, ठीक है, आपका ज्ञान। लिखा तो फ्रेंड्स मैंने है PDF में, लेकिन इस फिगर से वो ऊपर चला गया है और मैंने भी उसको ध्यान नहीं किया, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 पे आपका क्या आ जाता है? समझ बूझ, ये आता है ना समझ बूझ। तो नंबर 2 पे लिए लिखा है मैंने अवबोधन यानी कि समझना। समझ बूझ को समझना भी बोल देंगे, अवबोधन भी बोल देंगे। अब अवबोधन के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा आपका वर्गीकरण, वर्णन करना, छांटना, ठीक है। भाई यदि आपको समझ है किसी चीज़ की, ठीक है, आपको किसी चीज़ की समझ है तो आप उसका वर्गीकरण कर सकते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णन। मान लीजिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि 1857 की क्रांति के परिणाम बताइए, तो आप क्या करेंगे? आपको समझ होगी, आप समझदारी से उसको समझेंगे, ठीक है, अपने माइंड में उसको समझेंगे और समझ के उसको क्या करेंगे? वर्णन करेंगे, ठीक है, वर्णन करेंगे, छांट के उसका वर्णन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स आपको आएंगे और क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप लगा देंगे 2 नंबर यानी कि समझ बूझ, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव या अंडरस्टैंडिंग। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेंगे। 3rd नंबर पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा फिगर में, क्या दिख रहा है? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग दिख रहा है ना? अनुप्रयोग क्या होता है? प्रैक्टिकल, जैसे प्रैक्टिकल करना, ठीक है, प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करते हैं, या फिर कोई मैथ्स का सवाल है, कहते हैं ना मैथ्स का सवाल है उसका हल निकालो, कोई चीज़ निकालना, तो कोई चीज़ निकालना, कोई चीज़ निकालने की बात करता है, प्रैक्टिकल की बात करता है, प्रैक्टिकली, तो किस के अंदर आएगा वो? अनुप्रयोग के अंदर। अनुप्रयोग मतलब, अनुप्रयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अनुप्रयोग को? बताइए, अनुप्रयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हालांकि मैंने तो लिख के रखा है यहाँ पे,
बताइए फटाफट, कमेंट में बताइए। ठीक है, अब नंबर 4 पे आ जाएगा आपका विश्लेषण। विश्लेषण यानी कि एनालाइज करना किसी चीज़ को। तो एनालाइज करते हैं, अब याद रखेंगे, एक होता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे स्क्रीन को, एक होता है नंबर 4 पे विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण। विश्लेषण में तो छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और संश्लेषण में इकट्ठा करते हैं। ये दोनों डिफरेंस याद रखेंगे। यदि इकट्ठा करने की बात आएगी तो संश्लेषण, यदि छोटे छोटे भागों में बांटने की बात आएगी तो विश्लेषण। क्लियर है? और विश्लेषण में क्या आता है? अंतर करना। ठीक है, किसी चीज़ में डिफरेंस करना और छोटे छोटे भागों में बांटना। ऐसे ही दे देगा अंतर करना, ये छोटे छोटे भागों में बांटना। ठीक है, किस आपके शिक्षा के उद्देश्य के अंदर आता है, तो आपके किसके आएगा अंदर? विश्लेषण के। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखा है, छोटे छोटे भागों में बांटना विश्लेषण और इकट्ठा करना संश्लेषण। अनुप्रयोग में क्या आता है? प्रैक्टिकल करना, कोई चीज़ निकालना। ठीक है, उससे पहले क्या है? ज्ञान। ज्ञान में क्या आता है? सूत्र। ठीक है, सूत्र आएगा, रटना, याद करना, ये सब चीज़ें आएंगी। और सूत्र के बाद क्या था? अवबोधन, यानी कि समझ। समझ वाले में क्या आएगा? वर्णन करना, वर्गीकरण करना, छांटना। क्लियर है? चलिए, लास्ट एक बच जाता है नंबर 6, उसे बोलते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, इवैल्यूएशन इंग्लिश में बोलते हैं, आप समझते हैं मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, किसी चीज़ का पूरा वो करके एनालाइज करके उसका निष्कर्ष निकालना। चलिए फ्रेंड्स, ये जो बीएस ब्लूम ने दिया था ये 1956 में दिया था। ठीक है, लेकिन ये बाद में क्या हुआ, जो बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी ये रिवाइज हो गई बाद में। कब? 2001 में रिवाइज हो गई थी ये हो गई थी रिवाइज्ड। ठीक है, फिगर नीचे चली गई अगले पेज पे, तो मैं वहीं पे लिख दूंगा। अब दोनों मैंने आपके सामने एक साथ रख दिए। ठीक है, ये थी 1956 में बीएस ब्लूम ने दी थी, और ये 2001 में क्या हो गई थी? रिवाइज हो गई थी। अब रिवाइज होके क्या हुआ, देखिए यहाँ क्या लिखा है? नॉलेज, यानी कि ज्ञान। वही हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया गया है। यहाँ लिखा है रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद रखना, ये सेम ही है लगभग। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ, अंडरस्टैंड, समझ, वही है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, और यहाँ लिख दिया एप्लीकेशन का अप्लाई कर दिया, लेकिन बात वही है सेम, अनुप्रयोग करना। यहाँ लिखा एनालिसिस, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, यहाँ लिखा है एनालाइज, विश्लेषण करना, एक ही बात है। यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ? इवैल्यूएशन था, इवैल्यूएशन का इवैल्यूएट कर दिया, इसको यहाँ पहुँचा दिया नीचे। ठीक है, और इसको यहाँ पहुँचा दिया। तो इवैल्यूएशन को तो इवैल्यूएट कर दिया यहाँ पे, लेकिन सिंथेसिस को ऊपर पहुँचा के क्या कर दिया? इसका क्रिएट बना दिया। सिंथेसिस का क्या बना दिया? क्रिएट। तो बस ये दो में अंतर हुआ है। ऊपर 5वें पे इवैल्यूएट कर दिया और 6ठे नंबर पे क्रिएट कर दिया। 5वें पे इवैल्यूएट, 6ठे नंबर पे क्रिएट कर दिया। 5वें नंबर में चेंज किया, उसको क्या कर दिया? इवैल्यूएट कर दिया। और 6ठे नंबर में चेंज किया, इसको क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। पहले क्या था? इवैल्यूएशन था ये। बस यही रिवाइज्ड हुआ है 1956 में। 1956 में जो दिया था बीएस ब्लूम ने, उसको 2001 में जब रिवाइज किया गया तो इन दोनों में ही चेंज किया गया है, ऊपर वाले दोनों। बाकी सब वही हैं। नॉलेज और रिमेंबर एक ही बात है, कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंड एक ही बात है, एप्लीकेशन अप्लाई एक ही बात है, एनालिसिस और एनालाइज एक ही बात है। ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। क्लियर है? कर्म पूछ लेता है इनके, हाँ इनके कर्म पूछ लेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 या 5 ऑप्शन दे देगा, बताइए कौन सा क्रम इनका सही है। तो क्रम इनका कैसे चलता है मैंने आपको बताया अभी, नीचे से ऊपर की तरफ। ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, याद रखेंगे, क्रम ऊपर से नीचे नहीं होता इनका, नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। और कोई किसी को समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे फ्रेंड्स, यस लिख देंगे कमेंट में फटाफट। चलिए, अभी हमने पढ़ा है एक संज्ञानात्मक उद्देश्य, एक पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला। फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक उद्देश्य जो किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने। अब आ जाता है सेकंड, भावनात्मक उद्देश्य। भावनात्मक उद्देश्य यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। ये किसने दिया था? ये रैथ होल। किसने दिया था? रैथ होल ने दिया था। ये क्रैथ होल लिखा हुआ है इंग्लिश में, पढ़ेंगे इसको रैथ होल। रैथ होल टैक्सोनॉमी इसको बोलते हैं। इस पूरे उद्देश्य को क्या बोलते हैं? रैथ होल टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसका भी चित्र है त्रिभुज की तरह ऐसे ही बना हुआ है। इसको पूरे को बोलते हैं रैथ होल टैक्सोनॉमी, क्योंकि ये रैथ होल ने दिया था।
भावनात्मक उद्देश्य। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस व्यवहार में बच्चे के चरित्र का निर्माण किया जाता है। चरित्र का निर्माण समझते हैं, उसे अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं। कैसे? जैसे छात्रों में नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सहनशीलता, सहायता करना, लेना देना आदि, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब नैतिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब नैतिक चीज़ें हैं जो बच्चों में सिखाई जाती हैं। इनसे क्या होता है, बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र का निर्माण होता है, इसी चीज़ से पता चल रहा है कि ये एक भावनात्मक उद्देश्य है, जो कि किसने दिया था? रैथ होल ने दिया था, और इसको बोलते हैं रैथ होल टैक्सोनॉमी। क्लियर है? अब जैसे जो नंबर 1 पढ़ा था हमने संज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें उसे क्या बोलते थे? उसे व्यवहार का चिंतन पक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? भावनात्मक उद्देश्य को। इसको ऐसे व्यवहार को बच्चे के व्यक्तित्व का अनुभव करना पक्ष कहते हैं। उसे क्या बोलते थे फर्स्ट वाले को? चिंतन पक्ष व्यवहार का। इसे बोलते हैं व्यक्तित्व का अनुभव करना पक्ष। याद रहेगा? दोनों में अंतर रखेंगे, याद रहेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है। ठीक है, चलिए आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी भी मैंने फिगर ली है। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह फिगर बनाई हुई है। ये किस तरह से होता है उसे भी एक बार देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे क्या होता है? इसमें रिसीविंग। ठीक है, नंबर 2 पे होता है रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, नंबर 3 पे होता है वैल्यूइंग, नंबर 4 पे होता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और नंबर 5 पे होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, और नंबर 6 पे होता है चरित्रीकरण यानी कि कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो इनको भी मैंने हिंदी नाम, यहाँ साइड में थोड़ा जगह कम थी फ्रेंड्स, तो हिंदी नाम मैंने इनके नीचे लिखे हैं, वो भी आप एक बार देख लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद कर लेंगे। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, ये किसके हैं? सभी टर्म किसके हैं? भावनात्मक उद्देश्य की, जो कि रैथ होल ने दिया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे और देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, हिंदी में भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। पहला लिखा है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब है अनुकरण करना। ठीक है, दूसरा क्या लिखा था? रेस्पॉन्डिंग यानी कि अनुक्रिया करना। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या लिखा था? वैल्यूइंग। दिखा देता हूं। वैल्यूइंग का मतलब है अनुमूल्यन। 4th नंबर पे क्या लिखा है? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी कि संप्रत्यय। ये संप्रत्यय क्या होते हैं? एक से अधिक अच्छे व्यवहार को अपनाना। ठीक है, इस तरह का पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपसे। एक से अधिक अच्छे व्यवहार को अपनाना किसके अंदर आता है? संप्रत्यय के। और उसके बाद क्या था? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। और लास्ट में क्या था? कैरेक्टराइजेशन यानी कि चरित्रीकरण। इनके हिंदी नाम भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इनका भी क्रम याद रख लेंगे आप नीचे से ऊपर, लेकिन यहाँ मैंने ऊपर से नीचे ही आपके लिए लिख दिया। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 कवर कर लिए हैं पूरे, संज्ञानात्मक उद्देश्य और भावनात्मक उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। ये किसके पार्ट चल रहे हैं? अनुदेशात्मक उद्देश्य के। चलिए अब थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड कौन सा होगा? मनोगामक उद्देश्य। यही होगा ना, मनोगामक उद्देश्य। ठीक है, मनोगामक उद्देश्य या फिर क्रियात्मक भी बोलते हैं इसको, जो कार्य हम किया जाता है हमारे द्वारा, इसलिए क्रियात्मक भी बोलते हैं। मनोशारीरिक भी बोलते हैं, शरीर के द्वारा हम इसे कुछ करते हैं, एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी यानी साइकोमोटर डोमेन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? पहला किसके द्वारा दिया गया था संज्ञानात्मक? BS ब्लूम के द्वारा। सेकंड, भावनात्मक उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया था? रैथ होल के द्वारा, यानी कि रैथ होल टैक्सोनॉमी थी वो। और जो तीसरा है, ये मनोगामक उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया है? सिम्पसन और हैरो के द्वारा। सिम्पसन एंड हैरो के द्वारा। तो सिम्पसन एंड हैरो टैक्सोनॉमी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही त्रिभुज है, त्रिभुज के अनुसार ही 6 इसको भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 हैं वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल इसे क्या बोलते हैं? इसे व्यवहार का करना पक्ष कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि व्यवहार का करना पक्ष कहते हैं किसको कहते हैं, तो आप संज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? मनोकामक उद्देश्य। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं, पहले को क्या बोलते हैं? चिंतन, व्यवहार का चिंतन पक्ष। ठीक है, संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित है, दिमाग से संबंधित तो चिंता करते हैं, व्यवहार का चिंतन पक्ष, ऐसे याद कर लेंगे। सेकंड नंबर पे भावनात्मक पक्ष। ठीक है,
तो जो भावनात्मक पक्ष था वो भावना से संबंधित है, तो उसमें क्या बोलेंगे, व्यक्तित्व का, क्या था उसका, व्यक्तित्व का, बताइए बताइए फ्रेंड्स, क्या था व्यक्तित्व का, एक बार देख लेंगे। व्यक्तित्व का अनुभव करना पक्ष, ठीक है, ये लिखा है ना, व्यक्तित्व का अनुभव करना पक्ष। और अब आ जाता है थर्ड वाला आपका, यानी कि मनोगामक या मनोशारीरिक या क्रियात्मक, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यवहार का करना पक्ष। इसको ऐसे याद कर लेंगे, क्रियात्मक, कोई चीज़, कोई कार्य करते हैं ना हम, क्रियात्मक एक्टिविटी करते हैं, मनोशरीर, शरीर से कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसे करना पक्ष बोलते हैं, व्यवहार का करना पक्ष कहते हैं, ठीक है। अभी जो क्रियात्मक होता है, मनोगामक होता है, क्रियात्मक कौशल दो प्रकार के होते हैं। जो एक्टिविटी करते हैं हम दो तरह से करते हैं, कौन कौन सी दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, हर साल यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो कौन कौन सी क्रियात्मक एक्टिविटी होती हैं, एक तो होती है सूक्ष्म गामक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल, और दूसरी होती है आपकी सकल गामक कौशल यानी कि ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। अब समझेंगे होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे ही। जो सूक्ष्म गामक होता है उसे वो किसको बोलते हैं, जैसे उंगलियों से कोई चीज़ें करना, हाथ की उंगलियों से कोई चीज़ें हम करते हैं। लेकिन जो सकल गामक है वो किसे बोलते हैं, हाथ की उंगलियों के अलावा शरीर के और किसी भी भाग से हम कोई काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सकल गामक कौशल, ठीक है। अब देखेंगे इसको, नंबर 1 पे देखेंगे सूक्ष्म गामक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल, ये क्या होता है पढ़ेंगे। वह क्रियाएं जिन्हें उंगलियों से किया जाता है, कौन सी क्रियाएं, जैसे लिखना, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं लिखने में, पेन से, पेंसिल से, ठीक है, पेन से लिख रहा हूँ मैं, उंगली का इस्तेमाल करेंगे। रोटी तोड़ना, रोटी को तोड़ते हैं हम, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। बटन लगाना, ठीक है, सुई से बटन को लगाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, उंगली का इस्तेमाल करते हैं। सुई में धागा डालना आदि, और भी कोई हो सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म गामक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल, और ये किस में आता है, मनोगामक उद्देश्य में, ठीक है, थर्ड नंबर वाले में, जो कि किसने दिया था, सिम्पसन और हैरो ने दिया था, ठीक है। सिम्पसन एंड हैरो टैक्सोनॉमी इसको बोलते हैं, क्लियर है। अब आ जाता है सेकंड नंबर का, सकल गामक कौशल यानी कि ग्रोस मोटर स्किल। ये क्या होता है, जिन कामों में उंगलियों के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों से करते हैं, जिन कामों को शरीर के अन्य अंगों से करते हैं उंगलियों के अतिरिक्त, उसको क्या बोलते हैं, सकल गामक कौशल बोलते हैं। जैसे चलना, चलते कैसे हैं, पैरों से, दौड़ना पैरों से, उछलते हैं पैरों से, ठीक है, पैरों से, और जो भी शरीर की और एक्टिविटी लगती है उसमें, तो इस सब को बोलते हैं सकल गामक कौशल। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सकल गामक कौशल है या सूक्ष्म गामक कौशल है। सूक्ष्म गामक कौशल में उंगलियों का इस्तेमाल करना है, बाकी उससे अलग जो भी होगा सकल गामक कौशल में आ जाएगा। और ये सब किसके पार्ट है, क्रियात्मक या मनोगामक उद्देश्य के, ठीक है। और ये क्रियात्मक और मनोगामक उद्देश्य किसका पार्ट है, खुद अनुदेशात्मक उद्देश्य, दो थे ना शुरू में, अनुदेशात्मक उद्देश्य नंबर 1 और नंबर दूसरा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य के बारे में हमको नहीं पढ़ना। अनुदेशात्मक उद्देश्य में 3 उद्देश्य थे, कौन कौन से, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक या मनोगामक पक्ष, ठीक है। अब हम तीनों पढ़ चुके हैं, इसका भी फिगर है, इसका भी चित्र है फ्रेंड्स, उसको भी देख लेंगे और उसके बाद क्विज लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन आज मैंने काफ़ी सारे आपके लिए इंक्लूड किए हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन हैं और इसी चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी हैं। तो इसमें भी क्या होता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। नंबर 1 पे क्या है, इमल्शन यानी कि उद्दीपक। उद्दीपक फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ, क्या समझते हैं, वह वस्तु या स्थिति, ठीक है, कोई वस्तु या स्थिति होती है जिससे सामने वाले पे जो इफेक्ट डालती है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा क्या, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कोई कार्य करना, ठीक है, हिंदी में। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा क्या, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। इमल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, उद्दीपक, कार्य करना, नियंत्रण। नंबर 4 पे आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं ना आपस में, समन्वय बना के रखते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, समन्वय बनाना, ठीक है। नंबर 5 पे आपका आ जाएगा नेचुरलाइजेशन यानी स्वाभाविकरण, ठीक है, जैसे प्राकृतिक होता है उसी तरह से स्वाभाविकरण, एक नेचुरल चीज़। और लास्ट में आपका हैबिट फॉर्मेशन यानी कि आदत का निर्माण करना। हैबिट फॉर्मेशन मतलब आदत का निर्माण करना,
ठीक है। तो इमल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन। हिंदी में याद करना चाहें हिंदी में याद कर लेंगे। उद्दीपक, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविकरण और आदत। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या पढ़ा है हमने आज? आज हमने पढ़े हैं शिक्षा के उद्देश्य। 2 शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, अनुदेशात्मक और सामान्य। सामान्य के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। उद्देश्य जो अनुदेशात्मक है उनके बारे में हमने पढ़ा है। वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों ही प्रकार के उद्देश्य अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताया है उनके बारे में। पहले के बारे में, संज्ञानात्मक के बारे में किसने बताया है? BS ब्लूम साहब ने, ठीक है। दूसरा भावात्मक उद्देश्य के बारे में किसने बताया है? रैथ होल ने, ठीक है। 3rd नंबर पे आपका आ जाता है कौन सा? मनोगामक उद्देश्य। उसके बारे में किसने बताया है? सिम्पसन और हैरो ने, ठीक है। क्लियर है? आपका रिवीजन भी मैंने करा दिया, एक बार पढ़ लेंगे आपको लर्न हो जाएगा। और ये एक बार चार्ट देख लेंगे। सबसे पहले क्या? उद्दीपक, फिर कार्य करना, फिर नियंत्रण, 3 हो गया, फिर समन्वय, फिर स्वाभाविकरण और लास्ट में आदत का निर्माण। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर और पढ़ने में भी आपको मज़ा आया होगा। अभी 6-7 क्वेश्चन है, उसको लगाएंगे। ये क्या लिखा है? निम्न। ये निम्न है। निम्न में कौन सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र कौन सा होता है? अनुभविक होता है, भावात्मक होता है, आध्यात्मिक होता है या व्यावसायिक होता है? सीखने का क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स? ये जो हमने पढ़े हैं अभी, ठीक है, ये जो पक्ष पढ़े हैं इन्हीं को बोलते हैं सीखने के क्षेत्र, ठीक है। जो 3 पढ़े हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगामक। तो इसमें उनमें से कौन सा इसके अंदर आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कि भावात्मक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का क्षेत्र कौन सा है? भावनात्मक, ठीक है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट कर सकते हैं आंसर साथ के साथ। वैसे तो मैंने आंसर लगा के रखे हैं, टिक करके रखे हैं, आपको वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, बताइए फ्रेंड्स। सबसे लास्ट में हमने पहला क्या पढ़ा था? पहले को क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक को व्यवहार का चिंतन पक्ष। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व का अनुभव करना पक्ष। और तीसरे को व्यवहार का करना पक्ष। ये तो लिखा है व्यवहार का करना पक्ष। तो किस में आता है वो? मनोगामक में, क्रियात्मक, यानी कि सीखने के गतिक क्षेत्र में, ठीक है। सीखने के गतिक क्षेत्र में अभी पढ़ा है ना, दिखा देता हूँ आपको। ये पढ़ा है ना, क्रियात्मक यानी कि मनोगामक में। इसे क्या कहते हैं? व्यवहार का करना पक्ष कहते हैं, ठीक है। ये मत सोच लेना कि मनोशारीरिक लिखा है, ये मनोशारीरिक लिखा है। और अभी देखना नीचे क्या लिखा था, नीचे मनोशारीरिक नहीं लिखा है वो, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है? सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। ये मनोवैज्ञानिक लिखा है, जो कि गलत है। ऊपर क्या लिखा था? मनोशारीरिक लिखा था। यदि मनोशारीरिक लिखा है, शरीर से जो कोई क्रिया करते हैं तो वो ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक लिखा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सीखने का गतिक क्षेत्र, क्योंकि मनोगामक उसका नाम है, ठीक है। मनोगामक, क्रियात्मक या फिर मनो क्या? मनोगामक, ठीक है। मनोगामक ही था ना, मनोशारीरिक, सॉरी मनोशारीरिक। शारीरिक से मतलब भी वही है, शरीर से जो हम कोई क्रिया करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब होता है प्राप्त। शैक्षिक उद्देश्य, ये प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? अब शुरू में हमने पढ़ा है वर्गीकरण किसने किया था कि 3 तरह के होते हैं शिक्षा के उद्देश्य? BS ब्लूम ने। तो BS ब्लूम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों का वर्गीकरण BS ब्लूम ने किया था, लेकिन BS ब्लूम ने केवल पहले के बारे में बताया था, संज्ञानात्मक के बारे में। बाकी 2 के बारे में, सेकंड वाले के बारे में रैथ होल ने, थर्ड वाले के बारे में सिम्पसन और हैरो ने बताया था। क्लियर है? तो वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? BS ब्लूम के द्वारा। आप पढ़ेंगे, नोट्स में लिखा है वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, BS ब्लूम ने बताया था, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब आ जाता है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में की जाती है? आपने पढ़ा होगा विश्लेषण, पहले वाले त्रिभुज में कहाँ पड़ता है बताइए? सबसे पहले क्या था आपका? ज्ञान। ज्ञान के बाद अवबोध। अवबोध के बाद आपका क्या था? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के बाद क्या था आपका? विश्लेषण। चौथे नंबर पे था विश्लेषण के बाद संश्लेषण, और 5वें नंबर पे मूल्यांकन था। मुझे तो याद हो गए हैं, आपको भी याद हो जाएंगे।
तो चौथे नंबर पे क्या था आपका, चौथे नंबर पे आपका था, फोर्थ नंबर पे आपका विश्लेषण था। तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, विश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे भागों में तोड़ना, अंतर करना, और संश्लेषण का क्या मतलब है, इकट्ठा करना। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को। फ्रेंड्स, पहचान करना होगा नहीं, वर्णन करना होगा नहीं, वर्गीकृत होगा नहीं। तो क्या था इसमें, विश्लेषण में अंतर करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना, तो अंतर करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आप देखेंगे पीछे अंतर करना लिखा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, विश्लेषण में लिखा है अंतर करना। ठीक है, ये विश्लेषण है, ये है विश्लेषण। विश्लेषण के अंदर क्या लिखा है, छोटे छोटे भागों में बांटना और अंतर करना, जबकि संश्लेषण में क्या लिखा है, इकट्ठा करना। ठीक है, अनुप्रयोग में क्या लिखा है, कोई चीज़ निकालना, प्रैक्टिकल करना। ठीक, अभी आएगा इसके अनुप्रयोग के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, आप देखेंगे आराम से। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए आ जाता है, एक शिक्षक अपने पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारण को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, लिखती है। ठीक है, छात्रा भी हो सकती है, छात्र भी। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा, क्या करना है, जो छात्र है या छात्रा है, मौर्य वंश के पतन के कारण के बारे में बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 तो ये काट देंगे हम, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि संश्लेषण में क्या होता है, इकट्ठा करना, अनुप्रयोग में क्या होता है, प्रैक्टिकल करना। लेकिन कि या प्रैक्टिकल थोड़ी ना है, मौर्य वंश के पतन के कारण। अब इन 2 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अवबोध होगा या ज्ञान होगा। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ, सबसे शुरू वाला संज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने पढ़ा था, सबसे नंबर 1 पे आता है ज्ञान। तो ज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, रटना। ठीक है, रटना, रटी रटाई चीज़ें, सूत्र। ठीक है, सूत्र होता है, रटना होता है, याद करना, ये सब चीज़ें आती हैं। सेकंड नंबर पे आता है अवबोध या समझ के। तो आप समझ के लिखेंगे ना, आप सोच के और समझ के लिखेंगे कि क्या पतन के कारण थे, समझेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब लिखेंगे आप पतन के कारण। ठीक है, लिखेंगे, लिखना मतलब उसके बारे में वर्णन करना, समझेंगे और वर्णन करेंगे। तो किस में करते हैं ऐसा, अवबोध में। तो अवबोध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब दिखाना इसलिए ज़रूरी है, आपको तुरंत से याद आ जाएगा कि हाँ, इसलिए मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिखा था कि ताकि आप क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, ये फर्स्ट नंबर था क्या, ज्ञान, रटना, याद करना, सूत्र, पहचान करना। सेकंड नंबर मैंने बताया अवबोधन, यानी कि समझना। इसमें क्या करते हैं, वर्णन करना, वर्गीकरण करना, छांटना। तो क्या करेंगे आप, समझ के लिखेंगे, क्या करेंगे, समझ के उसका वर्णन करेंगे, मौर्य वंश के पतन का कारण। तो लिखा है ना, तो ये शब्द आप अच्छे से याद कर लेंगे, इन्हीं शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ये सब जगह लिखा नहीं होता है। ठीक है, PDF में मैंने ऐड किया है ताकि आपको वर्ड पहचानने में आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लग रही हो, मेहनत हमारी अच्छी लग रही, तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, जो भी आपके फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो का, इसका क्लास का बेनिफिट और भी लोगों को मिल सके। और अपना फीडबैक और सजेशन कमेंट में ज़रूर दें। अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपके घर में जो अपने यार दोस्त, फैमिली मेम्बर और जो जानने वाले हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। ठीक है, शेयर करने का तरीका आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो को लगा सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने कल, मुझे नाम तो याद नहीं है, एक बच्चे ने कल, एक हमारे ग्रुप में एक मेंबर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को लगा रखा था, कल वाली वीडियो को। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। देखते तो है नहीं, तो कम से कम वीडियो स्टेटस पे लगा लेंगे तो कोई ना कोई तो देख सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 2-3 क्वेश्चन और हो सकते हैं इसके अंदर, उनको भी एक एक करके देखेंगे। 1, 2, 3, आपका 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, छोटा कर लेंगे स्क्रीन को थोड़ा सा। सेकंड पेज में हो गया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं, तो बालक उसकी तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपयुक्त प्रदर्शित व्यवहार परिवर्तन संबंधित है, बताइए। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज़ निकालनी हो तो किस में आता है, वो अनुप्रयोग में, प्रैक्टिकल में आता है कि नहीं आता।
अनुप्रयोग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कोई चीज़ निकालना, कोई सवाल दे दिया उसका हल करना, निकालना, ठीक है, प्रैक्टिकल करना। तो बताइए ज्ञान में होगा? नहीं होगा। अवबोधन में होगा? नहीं होगा। अनुप्रयोग में होगा? अनुप्रयोग में हो जाएगा। अनुप्रयोग मतलब प्रैक्टिकल करना, कोई चीज़ निकालना। विश्लेषण में होगा? विश्लेषण में नहीं होगा। विश्लेषण में तो छोटे छोटे भाग करते हैं। मज़ा आया क्वेश्चन करने में? आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? त्रिभुज की कोई भुजा निकाल रहे हैं, मतलब कोई चीज़ निकालना, तो किस में आ जाता है? वो अनुप्रयोग में आ जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपके लिए PDF तैयार की है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, कोई भी चीज़ आपको इधर उधर ना जाना पड़े। मैंने अपनी तरफ से, अपनी मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए बहुत अच्छी तैयार की है PDF, ताकि क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकें। हालांकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी प्रयत्न करें, PYQ प्रीवियस ईयर लगाएं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी आप करें। ठीक है, चलिए, हमारे चैनल पे सब कुछ फ्री है आपके लिए, कोई पैसा किसी से आज तक नहीं लिया गया, चाहे अपनी PDF है, चाहे किसी और चैनल की आपको दी गई है। फेसबुक पे आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। आजकल ये चल रहा है ट्रेंड कि CTET के नंबर अपडेट कराइए और अभी इसी लिंक पे क्लिक कीजिए। किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना, कोई CTET के नंबर अपडेट नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा कह के कुछ लोग आपसे पैसे आपके लूट लेंगे। अभी कोई कल कंप्लेन कर रही थी एक लड़की मैसेज करके कि सर आप इस ID को जानते हैं, और उस ID ने उस लड़की को ब्लॉक किया हुआ था, मतलब पैसे मिल गए होंगे, उसके बाद ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे करते हैं बहुत लोग। तो फेसबुक को कोई पैसे मांगता है तो नहीं देने हैं। आप भी मुझसे मांगोगे तो मैं भी आपको नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, बस फ्रेंड्स यही क्वेश्चन थे। बाकी ये क्वेश्चन आपको फेसबुक हमारा जो क्विज ग्रुप है उसमें भी डाल देंगे। जो इस क्लास को पूरी करेगा वो क्वेश्चन ठीक लगा देगा, जो इस क्लास को देखेगा ही नहीं वो इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम दी अंकित राठी 888 के नाम से ID है, और अंकित राठी फेसबुक पेज नहीं है, सॉरी, फेसबुक ID है अभी ये। आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन सब के लिंक सोशल मीडिया के आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएंगे। फेसबुक ग्रुप जो हमारा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज उसमें 160 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, ये पिछले एक हफ्ते में ही हुए हैं, तो धीरे धीरे करके ग्रुप बढ़ेगा। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जो फेसबुक ग्रुप बनाया है, कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को आप भी अपने फेसबुक अकाउंट से इन्वाइट करें। जब आप इन्वाइट करते हैं किसी को, तो 20 लोगों को इन्वाइट करेंगे तो 5 लोग उसमें इन्वाइट एक्सेप्ट कर लेंगे और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसे लोगों को इन्वाइट नहीं करना है जो फालतू के कमेंट करते हैं, फालतू के लोग हैं। जो स्टूडेंट हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इन्वाइट करो, ग्रुप में ऐड करो। ठीक है, आप भी क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, अच्छा लगता है आपको भी। वो क्वेश्चन जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे आपके हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कोशिश करता हूँ कोई गलत आंसर पे कमेंट करता है तो मैं उसको मैसेज करके बता देता हूँ कि ये गलत है। आपको पता ही होगा, मैं मैसेज करके बता देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ही सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।